गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपके पॉलिटी से। ओके, चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ओके, इसमें हम सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि व्हाई देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जब एक डिजाइन होता है तो उनमें कौन कौन सी चीजें मतलब कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और ऐसी क्या रिक्वायरमेंट आ जाती है कि किसी भी देश के पास उसका कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम दो कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे साउथ अफ्रीका, कि साउथ अफ्रीका में से कौन कौन से सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए जिसकी वजह से वहां पे एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना। ओके, वहां पर ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हुई। ओके, इसी में हम सबसे पहले जैसे हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले हेडिंग आती है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। कैसे वहां पे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और उससे पहले अगर हम देखें कि जब हम फ्रांस का रिवॉल्यूशन पढ़ रहे थे हिस्ट्री में तो हमने देखा था वहां पर बार बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा था। रीजन ये था कि जब एक मोनार्चिकल गवर्नमेंट थी, वहां पे मोनार्चिकल गवर्नमेंट थी, तब वहां के राजा ने अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा था कि सुप्रीम पावर मेरे पास है, मैं ही सारे फैसले लूंगा। उसके बाद जब राजा को ओवरथ्रोन कर दिया तो वहां पे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें ये रूल्स बनाया गया कि कौन से सेक्शन सोसाइटी वोट कर सकती है, कितने लोग वोट कर सकते हैं। तो वैसे वहां पे टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा था। तो ऑब्वियसली बात है वहां पे कोई प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा था। सेम ऐसी प्रॉब्लम साउथ अफ्रीका में भी थी। ओके, आइए सबसे पहली चीज जो आपको इटैलिक स्लाइडर में दिखेगी, नेल्सन मंडेला ने कुछ बातें कही हैं। ओके, उसके बारे में है। नेल्सन मंडेला काफी मशहूर वहां पर एक रिवॉल्यूशनरिस्ट थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका में ब्लैक और व्हाइट में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उससे आजादी दिलाई थी। ओके, आइए पढ़ते हैं उन्होंने क्या बोला था। आई हैव फॉट अगेंस्ट व्हाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve, but if it needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. नेल्सन मंडेला जैसे कि लाइक हमारे महात्मा गांधी जी हैं, सेम वैसे ही नेल्सन मंडेला वाज द की कंस्ट्रक्टर जिन्होंने साउथ अफ्रीका में जो ये मूवमेंट स्टार्ट किया था बिटवीन द ब्लैक्स एंड द व्हाइट में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था। उनका यही मानना, जो पूरे सेंटेंस पे जब मैंने पढ़ा, उनका ये मानना था कि एवरीवन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो व्हाइट के पीपल्स हो चाहे वो ब्लैक पीपल्स हो, सबके साथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए कि वो एक साथ रह सके, मिलजुल के एक साथ रहे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, एक देश आत्मसम्मान सबका डिग्निटी जो है वो मेंटेन होए। जिसके लिए मैं कोशिश करता रहूंगा और अगर मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो इस मोमेंट को कंप्लीट सक्सेस करने के लिए मैं अपनी जान भी देने तैयार। This was Nelson Mandela's been tried for treason by white South African government. जिस समय नेल्सन मंडेला इस मूवमेंट को थ्रू आउट साउथ अफ्रीका चला रहे थे, उसी दौरान वहां पर जो सरकार बनी हुई थी वो थी व्हाइट साउथ अफ्रीकन्स की। ओके, साउथ अफ्रीकन्स का थोड़ा सा आप हिस्ट्री ये जान लीजिए कि जो साउथ अफ्रीकन जो वहां के नेटिव साउथ अफ्रीकन्स थे दे वर द ब्लैक वंस, द ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स वहां के नेटिव्स थे। बट लेकिन उस समय इंग्लैंड और अदर कंट्रीज अपनी कॉलोनीज बना रही थी तो उसमें साउथ अफ्रीका वाज वन ऑफ द दैट कॉलोनीज। ओके, तो वहां पर जो इंग्लैंड से जो वहां पर पीपल्स है वो वहीं पे परमानेंटली सेटल हो गए। और जब वहां पे सेटलमेंट हो गए इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस, यानी जब वहां से भी इंग्लैंड जो अंग्रेज थे वो वहां से जा चुके थे, बट स्टिल जो वहां पे परमानेंटली सेटल हो गए थे वहां पे परमानेंटली सेटल हो गए और उन्होंने वहीं पर ही गवर्नमेंट फॉर्म कर ली एज एन व्हाइट साउथ अफ्रीका। ओके, तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है साउथ अफ्रीका की। वाइल जब नेल्सन मंडेला थे वो बेसिकली नेटिव साउथ अफ्रीकन थे और ऑब्वियसली बात है ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो वहां पर उस समय राज व्हाइट साउथ अफ्रीकन्स का चल रहा था। He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964. उसके साथ
नेल्सन मंडेला के साथ 7 और लीडर्स थे जो कि इस वाइट साउथ अफ्रीकन की जो भेदभाव किया जाता था उसके अगेंस्ट खड़े हुए थे और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी इन 1964। उनका जो गुनाह था मतलब एज पर द वाइट साउथ अफ्रीकन ये था कि उन्होंने एपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट उन्होंने आवाज उठाई। एपार्थाइड सिस्टम जो था वो साउथ अफ्रीका में चला था बिटवीन 1949 आई गेस 1948 टू 1989, जिसमें कि व्हाइट्स एंड ब्लैक के बीच में जो डिफरेंस किया गया था मतलब इसमें जो इल ट्रीटमेंट होती थी ब्लैक के साथ मीन्स वहाँ के नेटिव से उनके बहुत सारे अधिकार छीन लिए गए थे इल ट्रीटमेंट और वहाँ पे रेकियल सेपरेशन यानी कि सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। रेकियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर, है ना। इसको हम बोलते हैं रेकियल डिस्क्रिमिनेशन। रेकियल डिस्क्रिमिनेशन हिंदी में बोल रहा हूँ जो भेदभाव किया जाता है केवल आपकी स्किन के कलर की वजह से, उसको हम बोलते हैं रेकियल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये करीबन साउथ अफ्रीका में 1948 से लेके 1989 के बीच तक चला। ओके, ये एक तरह की ऑफिशियल पॉलिसी बना दी गई थी वहां। ओके, उसके बाद जब नेल्सन मंडेला को जेल पहुंचा दिया गया तो उन्होंने अपने जेल में 28 इयर्स साउथ अफ्रीका की सबसे कहते हैं खतरनाक जेल या सबसे डरावनी जेल रॉबन आइलैंड में उन्होंने अपना वो समय बिताया। इसी में मैं आपको 2 पोस्टर्स दिखा रहा हूँ। साइन बोर्ड है बेसिकली एपार्थाइड का 1953 का है ये साइन बोर्ड, इसमें लिखा हुआ डेंजर नेटिव इंडियंस एंड कलर्स इफ यू एंटर दिस प्रीमाइसेस एट नाइट you will be listed as missing. Armed guards shoot on sight. Savage dogs devour the cops. You have been warned. मतलब कि रात के समय कोई भी नेटिव यानी साउथ अफ्रीका से नेटिव ब्लैक पीपल है, इंडियन या फिर कोई दूसरे कलर का पर्सन यहाँ पर नहीं आ सकता है इस प्रीमाइसेस पे। अगर वो आता है तो यहाँ पर हम उसे मिसिंग कैटेगरी में गिनेंगे क्योंकि यहाँ पर जो गार्ड्स रहेंगे उसको शूट एट साइट का ऑर्डर है एज वेल एज यहाँ पे डॉग्स जो हमने छोड़ रखे हैं वो आपकी बॉडी को खा जाए। ओके, इसके साथ साथ एक और डरबन एक सिटी है साउथ अफ्रीका में, वहां पर भी नोटिस लगा हुआ है अंडर सेक्शन 37 ऑफ डरबन बीच बाय लॉज दिस bathing area is reserved for the sole use of members of the white race ग्राउंड। ओके, तो ये जो लॉ बनाया गया था कि जो समुद्र किनारे जो बीच वाला एरिया है वहां पर सिर्फ व्हाइट पीपल्स ही जा सकते हैं, ब्लैक कम्युनिटी के पीपल्स नहीं जा सकते। ओके, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थाइड। ओके, एपार्थाइड के अगेंस्ट स्ट्रगल होता है। ओके, Apartheid was the name of the system racial discrimination unique to South Africa। मैंने apartheid का मतलब समझा चुका हूँ जो कि साउथ अफ्रीका में उस समय चल रहा था। racial discrimination यानी कि discrimination on the basis of your skin color। The white Europeans imposed the system on South Africa during the 17th century and 18th century। ये racial discrimination किसने स्टार्ट किया था? The white Europeans जो यूरोप से आके वहां बस गए थे। Okay, कब? During 17th and 18th century, the trading companies from Europe occupied it with arms and force in the way they occupied in India। सेम चीज जो हमारे इंडियन के साथ की थी, पहले यहाँ पे बिजनेस करने आए, फिर वहां पर सेटल हो गए और यहाँ पर रूल करने लगे। बट अनलाइक इंडिया, ए लार्ज नंबर ऑफ व्हाइट्स आर सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका। पर लेकिन इंडिया में क्या हुआ था कि जो अंग्रेज थे वो सेटल नहीं हुए परमानेंटली। ओके, पर लेकिन साउथ अफ्रीका में सेटल हो गए। ओके, एंड बिकेम द लोकल रूलर्स। वंस वो सेटल हो गए हमेशा के लिए तो वहां के वो लोकल रूलर्स बन गए। द सिस्टम एपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेवल देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। ओके, जैसे मैंने बताया एपार्थाइड सिस्टम के बीच में जो स्किन कलर के बेसिस पे डिफरेंस कर दिया गया। जो ब्लैक कलर के पीपल थे वो नेटिव अफ्रीकन थे और जो उसी वजह से उनको भेदभाव कर दिया गया। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन वेर कॉल्ड ब्लैक्स और लगभग 75% ऑफ द पॉपुलेशन ब्लैक कम्युनिटी की थी। बिसाइड दीज टू ग्रुप्स दे वेर
people of mixed races who were called colored and people who migrated from India. इसी में साउथ अफ्रीकन पीपल्स के 75% ही नेटिव अफ्रीकन नहीं थे, साउथ अफ्रीकन नहीं थे, उसमें कुछ इंडिया से वहां गए थे वो भी थे, और कुछ दूसरी अदर कंट्रीज के मिक्स्ड कलर कहा जाता है, ना कि उनको प्योर व्हाइट भी नहीं कहा जाता, ना ही प्योर ब्लैक भी कहा जाता है। जो मिक्स्ड रेसेस के पीपल थे उनको कलर्ड रेस का तरीके से नाम दिया गया था। ओके, हो सकता था वो इंडिया से माइग्रेट होते हो या अदर कंट्रीज आसपास की एशियन कंट्रीज है बेसिकली, वहां से माइग्रेट होके साउथ अफ्रीका पहुंचे। द व्हाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल व्हाइट एज इंफीरियर्स, द नॉन व्हाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। इसके साथ साथ व्हाइट कम्युनिटी के पीपल्स को बहुत सारे राइट्स, बहुत सारे प्रिविलेजेस दी जाती थी, वेयर एज नॉन व्हाइट पीपल या फिर जो नेटिव अफ्रीकन, इंडियंस और कलर्ड पीपल्स को वोटिंग राइट्स तक नहीं थे। The apartheid system was particularly oppressive for the blacks. They were forbidden from living in white areas. They could not work in white areas only if they had a permit. Train, buses, taxis, hotels, hospitals, schools and colleges, libraries, cinema halls, theatre, beaches, swimming pools, public toilets were all separated for white and blacks. अब आप देख लीजिए क्या किस किस टाइप से डिस्क्रिमिनेशन वहां पर चलता था। उनको बहुत ही फोर्सफुली, उनको ऑपोजिट तरीके से उनको ट्रेन में, बसेस में, टैक्सीज में, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, इनमें जाने नहीं दिया जाता था। यहाँ पे सेपरेशन थी कि व्हाइट पीपल्स यहाँ जा सकते, इन स्कूल कॉलेजेस में सकते हैं, ब्लैक पीपल्स नहीं जा सकते हैं, स्विमिंग पूल्स में ब्लैक पीपल्स नहीं जा सकते। इसके साथ साथ जॉब पर भी, जहां पर व्हाइट कम्युनिटी के पीपल काम करते हैं वहां पर ब्लैक कम्युनिटी के पीपल काम नहीं करेंगे, और अगर काम करेंगे तो उनके पास स्पेशल परमिट होना चाहिए। इसके साथ साथ जो जहां पर व्हाइट कम्युनिटी के पीपल्स रह रहे थे, जहां पर रेसिडेंशियल एरिया था, वहां पर ब्लैक कम्युनिटी के पीपल वहां पर नहीं रह सकता। ओके, और इसी प्रोसेस को सेग्रीगेशन का नाम दिया जाता है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग कर देना। ओके, तो यहां पर भी आपने देखा कि ब्लैक कम्युनिटी और व्हाइट कम्युनिटी के पीपल्स को अलग कर दिया गया था, बिकॉज उनके सेपरेट बना दिए गए। पब्लिक टॉयलेट्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, स्कूल हो गए, लाइब्रेरीज हो गए, सिनेमा हॉल्स हो गए, स्विमिंग पूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स, इवन हॉस्पिटल्स उनके अलग कर दिए गए थे। ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, इनमें भी डिस्क्रिमिनेशन होता था। एज ए रिजल्ट इसको, इस पूरी प्रोसेस को सेग्रीगेशन प्रोसेस बोलते हैं। सेग्रीगेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अलग कर दिया था। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग कर देना। They could not visit even the church where white worshipped. Black could not form association and protest against the terrible treatment. इसके साथ साथ एपर्टाइड कारण के साथ साथ ये भी होता है, ये भी चीज थी, अगर व्हाइट पीपल चर्च में प्रेयर परफॉर्म कर रहे तो उस दौरान भी वो लोग वहां नहीं जा सकते। इसके साथ साथ ना ही वो इसके खिलाफ, इस एपर्टाइड सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा सकते, ना ही कोई प्रोटेस्ट कर सकते। ओके, Since 1950, the black colored and Indian fought against the apartheid system. They launched protests, march and strikes. The African National Congress was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. This included many workers' union, Communist Party. Many sensitive whites also joined the ANC to oppose apartheid and played a leading role in this struggle. Several countries denounced apartheid as unjust and racist, but the white racist government continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of black and colored people. अब 1950s में पहली बार इस मुहिम स्टार्ट हुई जहां पर ब्लैक कलर और इंडियंस एक साथ मिलके इस जो एपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। इसी दौरान वहां पर प्रोटेस्ट किए गए, मार्चेस निकाले गए, स्ट्राइक्स की गई। इसी दौरान वहां पर एक पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ विच इज नॉन एज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो कि इस सेग्रीगेशन पॉलिसी जो एपार्थाइड सिस्टम है इसके खिलाफ उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया, उनके अगेंस्ट स्ट्रगल स्टार्ट किया मूवमेंट्स के थ्रू इन पॉलिसीज के अगेंस्ट। इसमें सब जो मेन बॉडी थी वो जो मेन जो इसमें पीपल्स जो जिन्होंने भाग लिया था वो थे जो वर्कर यूनियंस। ओके, जो वर्कर्स थे, यूनियंस थे, बेसिकली जो ब्लैक कम्युनिटी के पीपल्स थे वही वर्कर्स कम्युनिस्ट थे। इसके साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी थी और भी ऐसे बहुत सारे पीपल्स, इंडियंस थे, अफ्रीकन्स थे और कुछ व्हाइट पीपल्स के इंसान भी थे जो कि काफी सेंसिटिव थे इस मामले में, जो कि फेवर्ड
थे कि नहीं ब्लैक और व्हाइट दे शुड बी इक्वली ट्रीटेड। इसके साथ साथ अदर कंट्रीज, उस दौरान अदर कंट्रीज में भी इस एपार्थाइड सिस्टम को या फिर जो रैकिज्म या फिर रैकिस्ट डिस्क्रिमिनेशन को गलत माना गया कि नहीं ये गलत तरीका है, और इसको वहां पर अनजस्ट माना गया अदर कंट्रीज में। बट स्टिल जो यहाँ पर जो व्हाइट कम्युनिटी या जो व्हाइट अफ्रीकन थे वो स्टिल वो लोग टॉर्चर कर रहे थे वहां पे इंसानों को, कुछ इंसानों को जेल में डाल रहे थे, कुछ को मार रहे थे। ओके, अब ये सब खात्मा हुआ इन द ईयर 1994। ओके, 28 साल बाद नेल्सन मंडेला जेल से बाहर निकले और उन्हें इस एपार्थाइड सिस्टम से छुटकारा मिला अफ्रीकन्स को, ओके, साउथ अफ्रीका के पीपल को। उसी तरह टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि नए कॉन्स्टिट्यूशन को स्थापना की। ऑब्वियसली बात, जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तभी इस एपार्थाइड सिस्टम से खात्मा मिलेगा क्योंकि इसमें नए रूल्स एंड रेगुलेशन शामिल किए जाएंगे। ओके, अब ये नया कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ कैसे बढ़े? As Protestant struggle against apartheid has increased, the government realized that they could no longer keep the black under their rule through repression. धीरे धीरे जब मूवमेंट्स बड़ा होता गया, वास्ट होता गया, तो वहाँ की जो व्हाइट अफ्रीकन गवर्नमेंट थी उसको समझ में आ गया कि हम ज्यादा समय तक इन ब्लैक्स पर डोमिनेशन नहीं कर सकते हैं। ओके, कभी ना कभी हमें इनको आजादी देनी पड़ेगी। This company also repealed ban on political parties and restriction on media were lifted. इसके साथ साथ वहाँ पर क्या चीजें हुई, जो डिस्क्रिमिनेट जो पार्टीज बनाई जाती थी उनको बंद कर दिया जाता था, यानी बैन कर दिया था, उन पे से ये बैन हटा दिया गया। मीडिया को पूरी आजादी दे दी गई कि नहीं, आप जो आपके मन में जो आप छापना चाहो या जो आप दिखाना चाहो टीवी में आप वो दिखाओ। आफ्टर 28 years of imprisonment, नेल्सन मंडेला वॉक आउट ऑफ द जेल एज ए फ्री मैन। 28 साल की जेल, 28 साल का कारावास उन्होंने बिताया, 28 साल वो जेल में रहे। 28 साल बाद वो 28 साल बाद वो जेल में से बाहर निकले। Finally, on midnight of 26th of April 1994, the new national flag of Republican South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in the world. Okay, और 26th of April 1994 midnight को पहली बार रिपब्लिक साउथ अफ्रीकन का झंडा फहराया गया और एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर दुनिया के सामने इमर्ज हुई। द एपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एंड, पेविंग वे फॉर फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रैकिल गवर्नमेंट। और एपार्थाइड गवर्नमेंट हमेशा के लिए खत्म हो गई और ऐसी गवर्नमेंट बनाने की पहल करी जहां पे मल्टी कलर्ड पीपल्स की अपनी गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। और इसके बाद जब इलेक्शन हुए तो पहले प्रेसिडेंट जो थे वो नेल्सन मंडेला ही बने। आइए उनका एक कुछ स्पीच के दौरान एक्सट्रैक्ट निकाला गया है, उसको हम पढ़ते हैं। क्या बोला गया? हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग ए पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम एपार्थाइड टू डेमोक्रेसी एग्जैक्टली बिकॉज वी वर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द इनहेरेंट capacity for goodness in the other. My wish is that South Africans never give up on the belief of goodness, that they will cherish the faith in human beings is the cornerstone of our democracy. एक डेमोक्रेटिक उन्होंने जो मैं आपको बताऊं समराइज ये किया है कि ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल एनिमीज थे जो कि काफी सक्सेसफुली उन्होंने लोग इंसानों की आवाज दबाने की कोशिश की, दूसरों को भड़काया। बट लेकिन मैं मेरी साउथ अफ्रीकन जनता से एक चीज कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर की अच्छाई को कभी खत्म ना करें। ओके, रीजन ये था कि उस समय व्हाइट अफ्रीकन भी परमानेंटली सेटल हो गए थे, भले एपार्थाइड सिस्टम खत्म हो गया, तो ऐसा ना हो कि जो ब्लैक कम्युनिटी के पीपल है अब वो व्हाइट कम्युनिटी के पीपल्स को डोमिनेट करे। इसीलिए उन्होंने खास ये बात कही थी कि अपने अंदर की गुडविलनेस या फिर अपने अंदर की अच्छाई है उसको कभी खत्म ना होने दे, और जो व्हाइट पीपल्स के थे पीपल्स उनके साथ भी अच्छे से व्यवहार करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गुडनेस ही कॉर्नरस्टोन है डेमोक्रेसी का, यानी कि गुडनेस इंपॉर्टेंस है एक एज एन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। After the emergence of the new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power. They said, "Let us build a new South Africa based on equality of all races and man and woman, on democratic values, social justice and human rights." The party that ruled through Operation Brutal Killings and the party that led the freedom struggle set up together to draw up a common constitution. जब
एपेटर सिस्टम हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया, तो वहां के जो नेटिव अफ्रीकन थे उन्होंने एक बात कही कि लेट अस फॉरगिव देम। वहां की जनता से कहा गया कि जो व्हाइट कम्युनिटी है, पीपल्स या व्हाइट अफ्रीकन ने जो हमारे साथ किया उसको हमेशा के लिए माफ कर दिया जाए, उसको भुला दिया जाए। ओके, और मिलकर एक नया साउथ अफ्रीका बनाया जाए जहां पे हर इंसान को इक्वली ट्रीट करे, हर स्किन कलर के पीपल्स को इक्वल जस्टिस मिले, ह्यूमन राइट्स मिले, सोशल वैल्यूज सब कुछ इक्वल हो। और उन्होंने साथ मिल के जो व्हाइट अफ्रीकन के जो गवर्नमेंट के पीपल थे उनके साथ मिल बैठकर एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। इसमें जो पुरानी गवर्नमेंट के पीपल एपार्टाइड सिस्टम के जो जिन्होंने ब्रूटल किलिंग्स करवाए, लोगों को इम्प्रिजमेंट में डाला, उनको भी साथ लिया, साथ साथ वो खुद भी इन्वॉल्व हुए, ब्लैक कम्युनिटी के पीपल साथ मिलकर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कम से कम 2 साल लगे। ओके, आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट दे कम आउट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड हैज एवर हैड। ओके, 2 साल के अच्छे लंबे डिस्कशन के बाद फाइनली 2 साल बाद उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया जो कि माना जाता है वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव to its citizen the most extensive right available in any country. Together they decide in search for a solution to the problem. Nobody should be excluded. No one should be treated as a demon. They agreed that everybody should become a part of the solution, whatever they might have done or represented in the past. Okay? अब उन्होंने ये निकाला हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कि सभी को साथ लेके चलना है, हर किसी को, हमारी जो पीपल्स हैं साउथ अफ्रीका, हर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो इसको सोल्यूशन ढूंढना है कि भले चाहे वो शैतान ही क्यों ना हो, चाहे वो इंसान खराब ही क्यों ना हो, पर लेकिन उसका दुर्व्यवहार नहीं करना है। ओके, किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना है जैसे कि शैतान की तरह व्यवहार करना है, करते हैं। ओके, और हर कोई इन्वॉल्व होना चाहिए सॉल्यूशन में, चाहे वो पिछली गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन करता था व्हाइट गवर्नमेंट का या फिर ना करता हो। एवरीवन शुड बी इन्वॉल्व इन द सॉल्यूशन ऑफ द एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट हैज बीन दैट दे आर फेसिंग इन देयर कंट्री। ओके, इसका आगे हम प्रियम्बल पढ़ेंगे, जैसे कि लाइक हम अभी तक हम क्लास 6 to 8 तक हम प्रियम्बल पढ़ चुके हैं हमारे इंडिया का। इस चैप्टर में हम 3 कंट्रीज का प्रियम्बल पढ़ेंगे, एक तो हमारे इंडिया का, दूसरा अमेरिका और तीसरा अफ्रीका का। वो हम नेक्स्ट जब आगे वाले चैप्टर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। ओके, द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ए स्टेट denounced by the entire world till 1994 as the most undemocratic one is now seen as the model of democracy। 1994 से पहले एक ऐसी कंट्री थी या एक ऐसा स्टेट बना हुआ था जो कि वन ऑफ द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पे देखी गई थी, बट 1994 में एक एग्जाम्पल बना एज एन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together to transfer bitter experiences into binding the glue of rainbow nation. Speaking on the South African Constitution, Mandela said, okay, उसके बाद में नेल्सन मंडेला ने एक और चीज कही थी, वो मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन को बेटर इसलिए माना जाता है, रीजन 2 है। बिकॉज हमारे यहाँ क्या हुआ था कि अंग्रेज वापस चले गए थे, बट लेकिन वहां पर केस सिनेरियो अलग था, वहां पर परमानेंटली दे सेटल हो गए थे। अब ये वही थे जिन्होंने वहां के नेटिव्स थे, हजारों लाखों लोगों को मारा होगा, बहुत से के साथ दुर्व्यवहार किया होगा, है ना, इन व्हाइट कम्युनिस्ट पीपल। तो वहां पर अब उनको वहीं सेटल होना है। अब जब कहीं ना कहीं डर तो रहता है कि लाइक अब तो ब्लैक भी हमें रूल करेंगे, तो हो सकता है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार करें, पर लेकिन वहां के पीपल्स ने ऐसा नहीं किया। वहां पे उन्होंने ये बोला कि जो भी हमारा पास्ट था, जो बेटर एक्सपीरियंस था, उसको सबको भुला दिया जाए और एक नया साउथ अफ्रीका को बिल्ड किया जाए। तो इसीलिए इसको वन ऑफ द बेस्ट एवर कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है इन एज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके, इसमें नेल्सन मंडेला ने कुछ कहा है, वो मैं पढ़ देता हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ पास्ट एंड द फ्यूचर। On the one hand, it is a solemn fact in which we as a South African declare to one another that we shall never permit a repetition of a racist, brutal and repressive past। इसका मतलब ये है कि नेल्सन मंडेला ने ये कहा कि यस, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं, या फिर इस बात की एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खास बात है कि जो चीज पास्ट में हुई है वो
आगे जाके फ्यूचर में कभी रिपीट नहीं होगी। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ रैकिज्म, या फिर जो कलर के बेसिस पे जो रैकिज्म होता है वो हम अब कभी भी जो पास्ट में जो हो चुका है वो हम फ्यूचर में कभी नहीं दोहराएंगे। बट इट इज मोर देन दैट, इट इज ऑल्सो ए चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री इनटू विच इज ट्रूली शेप्ड बाय ऑल इट्स पीपल। और इस जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने में सबसे बड़ा हाथ वहां के लोकल पीपल्स या वहां की जनता का, जो कि एक साथ खड़ी हुई और इस रैकिज्म को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। A country which is the fullest sense belongs to all of us, black, white, woman and man. एक कंट्री पूरी तरह से प्रॉस्परस तभी होगी जब everyone will be treated equally, black, white, man, woman, all were treated. If they are treated equally, तभी हमारी कंट्री प्रॉस्पर कर पाएगी। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।